युवाओं के सपनों की बलि कहें इसे? युवाओं के सपने की बलि भी कहिए। इस राज्य में क्या मुख्यमंत्री बदलो प्रतियोगिता चल रही है? अगर आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। जैसे आईआईएमसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी के साथ हम वो एक पेज पे भी छपे हैं। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद ड्रेस कोड भी चालू कर देंगे। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और आज मैं हूं देहरादून के प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल में, जहां मैं बात करूंगा तमाम उन अभ्यर्थियों से जो कि इस संस्थान से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मेरे होंगे इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं, जिनके हजारों लेख राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता आदि में छपते रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी 49 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं, जिनमें कि इनको थाईलैंड, गोवा, दुबई, मुंबई आदि स्थानों में सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी का। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। शुक्रिया। डॉक्टर सुशील कुमार जी, मेरा पहले तो आपसे यही प्रश्न है कि बहुत से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में मैंने ये देखा है कि जो लोग कभी किसी कारणवश आईएएस या पीसीएस की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं स्वयं, वही लोग आगे चलकर आईएएस और पीसीएस की कोचिंग देना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने किन परिस्थितियों में 2002 में प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल की स्थापना की थी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो सिविल सर्वेंट है वो तो जाके नौकरी करेगा, कहीं डीएम होगा। जाहिर है 2 कमरे का या 4 कमरे का संस्था क्यों चलाएगा। दूसरी रही बात मेरी, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, संक्षिप्त में बता देता हूँ। जब 1998 की बात है, हम लोग तैयारी के उस पड़ाव पे थे, करीब 25 साल उम्र थी। और एक मेरा मित्र, बहुत गाढ़ा मित्र है, उसके फादर भी आईपीएस हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए सिलेक्ट हुआ। दिया तो हमने भी था उस दौर में, बट उसका सिलेक्शन बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए हो। मसूरी में उसकी पोस्टिंग हुई, तब उत्तर प्रदेश था ये। और ज्वाइनिंग के टाइम में चलो चलते हैं, तो चले आए यहाँ। दिसंबर का महीना, 3 महीने मैं भी रहा उसके साथ। उसके बाद मैं वहाँ से बिता के चला गया अपना दिल्ली, जहाँ तैयारी करता था। फिर मिलने जुलने आते थे, मसूरी घूमने, एक वजह बन गई। ऐसे 2002 में जब मेरा आखिरी अटेम्प्ट आईएएस का ख़त्म हो गया, मतलब अब मैं आईएएस में नहीं पढ़ सकता था, तब उस समय पीसीएस की उम्र 35 वर्ष हुआ करती थी, पीसीएस दे सकते थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सिविल सर्विसेज अगर ज़िंदगी से निकल जाए, जो कि बहुत बड़ा एम हो, तो पीसीएस भी खोखला नज़र आता है। भाई दफ़े ये कोई प्रोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बट मतलब मेरी अपनी निजी जाति जो बात लगी, जो व्यक्तिगत मेरा परसेप्शन था, ऐसा लगा। तो मैंने सोचा ये तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे चलता है, फिर प्रेशर सोसाइटी का, फैमिली का, विवाह भी नहीं हुआ है, कई तरह का टेंशन है, फिर हाथ खाली हैं। तो जब मैं आया यहाँ पर ऐसे मिलने, तो मेरे मित्र ने यही कहा कि यार देखो, जब चिट्ठी इकट्ठी हो जाती है ना, तो डाकिया को बांटना चाहिए। तो अब ज्ञान इकट्ठा हो गया, इसका वितरण करो। तो उसने जब कहा तो मुझे क्लिक किया। तो सिविल सर्विसेज की कोचिंग अगस्त 2002 में उस शब्द से शुरू हुई, और नाम भी आया प्रयास आईएएस का, जो प्रयास शब्द कि सिविल सेवा में या इस परीक्षा में कौन सा कितने प्रयास कर चुके हैं। नंबर तो ये ऑफ प्रयास शब्द भी उसी फॉर्म से लिया, तब मैनुअल फॉर्म होते थे। तो इसके पीछे एक बड़ी सी, कहते हैं छोटी सी गुड़िया की जो बड़ी सी कहानी थी, प्रयास आईएएस का यहाँ पर उपस्थित होना। और मेरा देहरादून से, सर मैं आप राजीव जी बताएं, कोई सरोकार नहीं था, कोई, मैं इलाहाबाद का हूँ, दिल्ली, लखनऊ यही मेरा क्षेत्र था। उसकी नौकरी की वजह से आया और यहीं का बासिंदा हो गया। सर एक प्रश्न है मेरा आपसे दूसरा, कि मैंने देखा है कि बहुत से कोचिंग संस्थानों में जब छात्र दाखिला लेना जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिसेप्शन पर ही उसको इस तरीके से बरगलाया जाता है कि उसको ये महसूस करा दिया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं कि आप कोचिंग संस्थान में आइए, फीस भरिए और आप तो आईएएस बन गए या पीसीएस बन गए, बिना ये जाने सोचे समझे कि क्या हुआ छात्र जो तैयारी के लिए आ रहा है वो उस योग्य है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, शैक्षिक पृष्ठभूमि, या वो मानसिक रूप से उस लिए तैयार है। किसी भी कोचिंग संस्थान में ऐसा नहीं होता, बिना काउंसलिंग के उसको एडमिशन करा दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। सही गलत में अगर हम इसकी प्रतिशत निकालेंगे तो कुछ सही भी होगा, कुछ गलत के तराजू के दूसरे पड़े पे भी जाएगा। इस बात को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि सिविल सर्विसेज, एक तो जैसे यूपीएससी खुद कहता है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन,
इट मीन्स कि बीएड के लिए परसेंटेज हो सकता है, पीएचडी के लिए 55% पर हो सकता है, बट आईएएस बनने के लिए सिर्फ आप बीए पास हों या बीकॉम हो, बीएससी हो, व्हाटएवर जो भी ग्रेजुएशन में है वो हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोचिंग चूँकि कोचिंग, हालांकि उन कोचिंग कौन से कोचिंग वाले हैं ये ठीक है कि कहीं ना कहीं हर तरीके के लोग मिल जाते हैं, वो कौन से कोचिंग सेंटर हैं जो सिर्फ रिसेप्शन से ये चीज़ें तय करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए एक क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी और एक मेजॉरिटी जो है क्वालिटी। सर मैं आपको टोकना चाहूँगा, ऐसे हर कोचिंग संस्थान है, देहरादून हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, हर कोचिंग संस्थान में रिसेप्शन में बिठाए गए कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां रिसेप्शन पे होंगी या कुछ लड़के रिसेप्शन पे होंगे, वही या तय करेंगे, वही या बताएंगे कि ये सिलेबस है, इस तरीके से आप पढ़िए और आप संस्थान में दाखिले लीजिए, पिछले बार हमारे यहाँ से इतने निकले, आपको मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, खूबी है, उसको मतलब बरग लाएंगे। उसको ये बताया जाएगा कि आपके अंदर तो खूबी है, आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, इस तरीके से उसका माइंड वॉश करेंगे और किसी तरह से दाखिला उससे करवा देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक बच्चे की काउंसलिंग करें, जो पढ़ाते हैं वो नहीं, बल्कि जो रिसेप्शन पे बैठे हैं वो लोग ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र इस बात को नहीं समझते हैं वो एक धोखे में आके भी एडमिशन ले लेते हैं। देखिए बहुत सही आपने कहा। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे जो बल्क में, जहाँ पे विद्यार्थी, बल्क शब्द का मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाहाबाद, दिल्ली, बंगलुरु हो सकता है, हैदराबाद, आजकल तो नए नए बहुत सेंटर्स उदित हो रहे हैं। देहरादून तो इन सब मामलों में बहुत अभी पीछे है, मतलब स्टूडेंट की संख्या की दृष्टि से बोल रहा हूँ, पढ़ाई की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर इतने मास को हर टीचर या डायरेक्टर मुझे नहीं लगता काउंसलिंग कर पाता है, इसलिए ये वहाँ के लिए तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन फिट है। लेकिन जहाँ तक हम जैसे मझोले किस्म का या लघु किस्म के कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें मैं बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप बात करेंगे 2017 तक मैं एंट्रेंस लेके एडमिशन देता था। सर आप कह रहे हैं कि आपका लघु कोचिंग संस्थान है, 2002 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी और मेरे ख्याल से सबसे पुराना संस्थान है ये देहरादून के अंदर, और यहाँ छात्र संख्या भी बहुत रही है। और आपके रिजल्ट की बात करूँ, जब आपने शुरुआती दौर में कोचिंग देना शुरू किया था तो आपके पास 11 बच्चे आए थे, उन 11 बच्चों में से 9 बच्चे प्रीलिम्स में निकले थे। उसके बाद आपका एक हवा शहर में होता है और उसके बाद मेंस के लिए आपके पास बच्चे आते हैं। उस मेंस का रिजल्ट क्या रहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लघु कोचिंग संस्थान आपका, तो ये तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। बहुत आपका बड़ा साधुवाद आपको, इसलिए क्योंकि मैं बड़ा कैसे बोलूँ, मैं स्वयं को बड़ा पेश कर दूं तो इसमें एरोगेंसी कहीं ना कहीं दिख सकती है। लेकिन मैं अगर अपने को थोड़ा समाकलित करके बोलना चाहूं तो आपका बहुत आदर है, इसके लिए मैं उत्तर भी दे देता हूं। जो 9 प्रीलिम्स का आपने उदाहरण दिया वो 9 फाइनल रिजल्ट में भी तब्दील हुए थे। 9 फाइनल रिजल्ट जिसमें डिप्टी कलेक्टर भी थे, और सिर्फ हमारे पास उस समय 16 स्टूडेंट पढ़ने आए थे मेंस में। 11 में 9 हुए थे, 16 में भी 9 ही हुए थे फाइनली सेलेक्ट। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तब से हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जिस तरीके से हमारे यहाँ, जो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं बिना स्टूडेंट से मिले एडमिशन नहीं देता हूँ। मैं पहले स्टूडेंट को राइटिंग स्किल की ज़रूरत है, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, इसका आप जो एक क्वालिटी एस्पेक्ट है सिविल सर्विसेज का समझिए। क्वालिफ़िकेशन का जहाँ तक सवाल है, मैं ऐसा राजू जी मानता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन यूपीएससी ने भी एनी डिसिप्लिन किया है। मैंने ऐसे भी रिजल्ट्स पाए हैं अपने टाइम स्टूडेंट लाइफ में, बहुत दर्पण वगैरह में ऐसे बहुत सारे चीज़ों में पढ़े हैं कि टॉपर भी जो है 43% रहे हैं। हिंदी मीडियम के टॉपर भी 43% ग्रेजुएट भी मिले हैं। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट बाद में भले ही पीछे ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर में अच्छा न किया हो, लेकिन बाद में जब उसका कपाल खुलता है, उसका माइंड स्कोप या कहा जाए उसका जो एक नज़रिया बदलता है, वहाँ सिविल सर्विसेज यूपीएससी उसको ग्रैप्स कर सकता है और वो स्वयं को वहाँ पर फिट कर सकता है। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना उसकी मार्कशीट से तो मैं सही नहीं समझता। हाँ, लेकिन जहाँ तक बरगलाने का सवाल है, हम लोगों को पता चलता है, स्टूडेंट्स हमारे सामने होता है, पता चलता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि एक शिक्षक अच्छे से जानता है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये तैयारी के लिए कितना फिट है या कितना समय लेगा, और एक रिसेप्शन में बैठा हुआ व्यक्ति जो कि केवल वहाँ पर 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहा है, वो उसको ये हक दिया जाना कि आप ये तय करें, बताएं कि आप जज करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है जब वो दाखिला लेने जाते हैं कि ये जो हमें रिसेप्शन पे बैठे लोग कौन हैं, किस तरह से। और मैंने देखा है दिल्ली में तो हर जगह है, ऐसा ही है, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में ऐसा है। रिसेप्शन में जाके आपको बता दिया जाएगा आप तो आईएएस बन गए, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, फीस जमा कीजिए और इस स्टडी मटेरियल ले जाइए, बस हो गया काम। ठीक है, ये माइंड वॉश करते हैं अपना। गोरख तो धंधा जो चलाना होता है, पैसा बढ़ाना होता है, बिजनेस हो गया है, एजुकेशन बिजनेस हो गया है। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि कहता हूँ भाई एजुकेशन स्ट्रक्चर दिखा करके बिजनेस जैसा दिखता है, बट किसी के माइंड को कैसे कैप्चर करोगे।
मिठाई बनाने का गुण तो मिठाई वाला ही बताएगा, पढ़ाने का जो गुणात्मक पक्ष है पढ़ाना हम लोग पढ़ाते हैं। इसी बात को मैं विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ इसका मतलब मैं पढ़ा हूँ इसका मतलब है कि जो बल लगाना चाहिए, जो तप लगाना चाहिए वो मैं कर चुका हूँ। और जहाँ तक सवाल बरगलाने का है, मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटे संस्थान, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटा मैं संख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ, चलिए आपने जो कहा उसको मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन संख्या के हिसाब से अगर बात करूँ, हर स्टूडेंट एडमिशन से पहले, जितने सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सभी एडमिशन से पहले हमसे बिना 2 घंटा मेरा दिमाग खाए एडमिशन नहीं लिए हैं ये। और इनके गार्जियंस आते हैं, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार भी आते हैं, मिलते हैं। और रीजनल सेंटर में राजीव जी एक समस्या आपको बताता हूँ, रीजनल सेंटर में क्या होता है, किसी का घर अड़ोस पड़ोस में होता है, किसी का 4 किलोमीटर दूर पे होता है। लेकिन दिल्ली में एक फ़ायदा ये होता है, कोई पुणे का है, कोई चेन्नई का है, कोई फर्रुखाबाद का है, वो काउंटर पे फीस जमा करने के बाद जब वापस जाता है तो डायरेक्टर से भी नहीं मिला होता है, टीचर भी नहीं पहचानते उस भीड़ में। लेकिन हम इनके कितने भाई बहन हैं, कहाँ से आते हैं, इनके पिताजी कौन सी नौकरी करते हैं, इनके घर की क्या समस्या है, हम उसको ध्यान में रख करके इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम इनको उस धारा में जोड़ लेते हैं। मैं ऐसा अपने अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी ये पॉलिसी है अगर संस्थान में, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि और भी संस्थान है वहाँ पे भी इस तरह की पॉलिसीज़ हों कि व्यक्ति को, जो छात्र है उसको पर्सनली देखा जाए, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, उसकी शैक्षिक जो स्थिति है क्या है, सब चीज़ों को देखते हुए उसका। उसमें एक मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन के बीच में बोल रहा हूँ, एक नेचुरल फिनोमेना ये आता है कि स्टूडेंट को जब मुझे, हम उसको बोलते हैं अगर तुम सबसे बड़े हो घर में तो सबसे पहले ड्यूटी तुम्हारी शुरू होगी, और तुम्हारी ड्यूटी जल्दी शुरू होगी, इसलिए तुमको कैरियर भी जल्दी बनाना है। और जल्दी कैरियर का एक ही फंडा है, आवर बढ़ा दो, डेडिकेशन बढ़ा दो, डिटर्मिनेशन बढ़ा दो, परिणाम में तुम कैसे शामिल होगे इसके लिए स्ट्रेटजी को अपनी महत्वपूर्ण कर लो। मेरी ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, मैगजीन की ज़रूरत है, वेबसाइट पर कुछ देखना उसकी ज़रूरत, मुझसे पूछो, मैं क्या करूंगा, मुझसे नहीं पूछोगे बाद में मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग तो पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए, मर गए, उनका कुछ जितना इस्तेमाल कर सकता हो कर लो, मुझसे मेरा जितना प्रयोग करना हो कर लो, मैं क्या करूंगा इस पढ़ाई का। आफ्टर ऑल तुम उपयोग करके अगर कलेक्टर बनते हो तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे तो दूसरे नंबर पर मैं ही खुश होने वाला। चलिए सर, मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूँ। ये बताइए कि 2002 में जब आपने इस संस्थान की नींव रखी, खोला था, तब से लेकर अब तक इस संस्थान को भी लगभग 18 साल हो गए हैं और राज्य बने हुए 20 साल तो हो गए पूरे। अब तक उत्तराखंड में केवल 6 बार पीसीएस की परीक्षा का आयोजन हुआ है। ऐसे में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो पहले पढ़े या जो वर्तमान में अभी पढ़ रहे हैं, एक असमंजस की स्थिति तो रहती है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। तो छात्रों को मोटिवेटेड करके रखना और किस चीज़ के लिए ये भी नहीं मालूम। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों में थोड़ा सा इसके प्रति एक निराशा रहती है और उनकी तैयारी भी प्रभावित होती है? देखिए, जो उत्तराखंड जिस स्टेट में हम लोग हैं, जिस स्टेट के पीसीएस की परीक्षा को लेकर विद्यार्थी बहुत जाहिर है वो आता ही है। राजस्थान में राजस्थान को लेके होंगे, यूपी में यूपी को लेके, बिहार में बिहार को लेके, ये एक फिनोमेना है, एक अंदर कंडीशन रहती है। लेकिन हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई एक चीज़ ये बताओ कि लोग क्या कनाडा में नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर रहे हैं, क्या दिल्ली में देहरादून के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड के? तुम सोचो कि तुम डिप्टी कलेक्टर यूपी के कैसे बनोगे, तुम सोचो कि यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करें। वो एक विकल्प है सर, वो एक विकल्प है। तो हाँ, जो स्थानीय स्तर पर देखा जाए, अगर छात्र उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करता है, एक राज्य का छात्र होने के नाते कुछ ना कुछ उसको लाभ भी इससे मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव जी, 2002 से लेकर तक 19वां साल चल रहा है, 6 बार भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इस 20 साल 21 साल के दौरान 2020 का इंटरव्यू 1 अप्रैल से शुरू किया है और यहाँ 2016 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। यूपी में सन 2000 के बाद अब तक लगभग 16 बार पीसीएस आयोजन हो चुका है। 2000 से अब तक 20 बार आयोजन हुआ मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में 16 बार हो चुका है। 2020 का हो रहा है, 2020 वो का हर साल कराते हैं, हर साल करवाता है। बस उसमें कभी कभी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी रिजल्ट आया था जनवरी में 2019 का फाइनल, फिर 2020 का अप्रैल में इंटरव्यू हो रहा है। वो गड़बड़ हो सकता है बट सेशन खत्म नहीं करते हैं। मैंने ये देखा, हमारे यहाँ क्या है, 2002 की वैकेंसी, फिर 2004 की वैकेंसी, फिर 2006 की वैकेंसी, फिर 2010 की वैकेंसी, फिर 2012 की वैकेंसी, फिर 2016 की वैकेंसी, उसके बाद वैकेंसी ही नहीं है। तो क्या जो ये नए राज्य का गठन हुआ, ये युवाओं के सपनों की बलि कहें इसे? युवाओं के सपने की बलि भी कहिए। नए राज्य में लोगों ने प्रयोग ज़्यादा किए, काम मुझे लगता है कि युवाओं के रोजगार की दृष्टि से
या उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग में कैलेंडर को जस्टिफाई नहीं किया। विद्यार्थियों के अंदर एक भ्रम बना रहा। स्टूडेंट फ़ोन करता है, सर वैकेंसी कब आएगी? हमने कहा तैयारी कब से कर रहे हो? लोक सेवा आयोग में तो सर आपको मालूम है कि 3-3, 4-4 साल बाद रिजल्ट घोषित होता है। इतना छोटा राज्य है, जो यहाँ पे पीसीएस में अभ्यर्थी बैठते हैं उनकी छात्र संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसे में 3-3 साल में रिजल्ट घोषित करना कहाँ तक जायज़ है? बताऊं, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है, मुख्यमंत्री के साथ, बाकायदा ऐसे मुद्दों पे। हमने चीफ मिनिस्टर को सामने बोला हूं, मुझे सचिवालय में बुला के बोले क्या होना चाहिए, हमने कहा है मुख्यमंत्री सर, कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों उत्तराखंड में, अब तो 10वें मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह, जो अपने बयानों से आजकल सुर्खियों में भी छाए हुए हैं। खैर, लेकिन उन्होंने एक बार भी अभी तक कोई इस तरफ कोई प्रयास तो नहीं करा। लेकिन बताऊं कि 10 मुख्यमंत्री रह चुके हैं पिछले 20 सालों में, तो बताओ यहाँ उस राज्य में क्या मुख्यमंत्री बदलो प्रतियोगिता चल रही है? छात्रों के प्रति कोई ध्यान नहीं देगा क्या? पीसीएस की परीक्षा केवल 20 सालों में 6 बार हो सकती थी, 10 बार भी होती कम से कम तो बोलते, नहीं हुई है। तो राज्य सरकार इस तरफ तो विशेष ध्यान नहीं देती है, तो ये भी समस्याएं हैं यहाँ छात्रों के लिए। यहाँ देखिए, छात्र की समस्या सिर्फ इतनी है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस चीज़ को अगर वो बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो सब अच्छा कर रहे हैं। कौन किस लिए ऑर्गेनाइज? हम कहते हैं आर्टिकल 315 के तहत लोक सेवा आयोग बनाया क्यों जाता है, और कहते हैं आर्टिकल 323 में कि हर साल एक रिपोर्ट गवर्नर को जाएगी। हमको यही नहीं समझ आता कौन सी रिपोर्ट जाती है। नहीं, हर साल लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को जाती है कि इस सत्र में क्या क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट कौन सी जा रही है जब कुछ कार्य नहीं हो रहा है? रिपोर्ट जाती होगी, जो करते होंगे, चाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे, उसकी रिपोर्ट भेजते होंगे। सर, मैं थोड़ा छात्रों की तरफ रुख करना चाहूँगा, जो आपके संस्थान के छात्र हैं, इनसे मैं रूबरू होना चाहूँगा। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे छात्रों की एक शिकायत थी उत्तराखंड में जो सीसेट है उसको लेकर, कि सीसेट यहाँ पर क्वालिफाइंग कर दिया जाए जैसे कि अन्य राज्यों में है, तो सीसेट के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट है, सीसेट के मार्क्स ऐड होते हैं तो फिर जो साइंस वाले या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं तो उनको एक एडवांटेज मिलता है। तो जैसे यूपीएससी क्वालिफाइंग रखता है सीसेट को, तो वैसे उत्तराखंड वाले भी कराएंगे, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मैं दूसरे स्टूडेंट की तरफ जाना चाहूँगा। आपका नाम क्या है पीछे? आप, हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बताएं। देवेंद्र सिंह। कहाँ से देवेंद्र आप? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, वो मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे रूम लेके रहते हैं? यस सर। कितना रेंट देते हैं और किस तरह की समस्याएं आती हैं? जैसे आप यहाँ पे रूम रेंट पे लेके रहते हैं, फिर आपका खाने वाने का टिफ़िन है या खुद बनाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, कितना खर्चा आता है, कुछ बताएं। तुलनात्मक सर अगर और शहरों की अगर बात करें तो विशेषकर उत्तरकाशी से अगर यहाँ आते देहरादून में फ़र्क पड़ता है। मतलब रूम का रेंट तो है ज़्यादा ही है, मतलब देहरादून में अगर सिंगल रूम लो तो 4 से 5 हज़ार रुपये रेंट लगभग रहता ही है। और भी प्रॉब्लम मतलब दिक्कतें तो रहती है। जैसे स्टूडेंट जब आता है तो कहाँ पढ़े, जैसे कोचिंग वगैरह की बात करें, कॉलेज का भी किस कॉलेज में एडमिशन ले, अगर फाइनेंशियली अगर उतना बेहतर नहीं है तो फिर सरकारी कॉलेज डीएवी डीबीएस मैनेजमेंट की कैसी स्थिति है ये तो सभी जानते हैं कि डीएवी में कॉलेज जाओ, ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि डीएवी एडमिशन लो तो मतलब कॉलेज नहीं जाना, ये उनकी बेसिक ये कॉन्सेप्ट बेसिक सबके ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहता है कि डीएवी में एडमिशन का मतलब कॉलेज नहीं जाना, तो ये भी दिक्कत रहती है। फिर बाहर अगर कोई बच्चा है। कितने साल से आप यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, मतलब पीसीएस की? सर मैं जुलाई 2019 से यहाँ में तैयारी। जुलाई 2019 से आए हैं आप? जी सर। स्पेशली कोचिंग के लिए आए हैं? जी सर। अच्छा। 12th तक मैं मैथमेटिक्स था सर, उसके बाद तो यहाँ तो उत्तराखंड में तो परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, तो फिर क्या है, किस तरीके से क्या है? सर जब अभी सर सवाल जो सर से भी आपने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड में आप रहते हैं तो यही नौकरी करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड में आप पीसीएस दें, आप दूसरे राज्यों में भी जाके पीसीएस दे, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। लेकिन अगर उत्तराखंड में भी पीसीएस की परीक्षाएं हर साल हो तो उसमें बुराई क्या है? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हर साल एग्जाम होता है तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं हो रहा है, बच्चे धरने प्रदर्शन भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि तैयारी करो। जैसे सर अक्सर हमको बताते भी है कि हरियाणा में वैकेंसी है, झारखंड में वैकेंसी है, तैयारी करो, नौकरी तो कहीं भी करनी है, मतलब बेरोजगार रहने से बेहतर है। तो चलिए ठीक है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? शांतनु, ये बताइए कि आपने किसी दूसरे स्टेट में पीसीएस की परीक्षा दी है अब तक? नहीं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट रहेगा इस बार। पहला अटेम्प्ट रहेगा यूपीएससी का, और भरा मैंने यूपी का भी है और हरियाणा का भी भरा। कितना फ़र्क देखते हैं आप सिलेबस में, यूपीएससी का, उत्तराखंड पीसीएस का और यूपी पीसीएस का सिलेबस में कितना फ़र्क देखते हैं? और जिस तरह से वहाँ पे हर साल परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर नहीं होती हैं, तो किस नज़र से देखते हैं आप इसे? एक्चुअली ये मेरा पहला साल है और मैं अभी इस फील्ड में आया हूँ, मतलब सर से बात करके।
तो अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो पढ़ रहा हूँ, तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितना डिफरेंट होगा सिलेबस इन चीज़ों का। अच्छा, चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। अच्छा, आपका नाम क्या, जो आप लास्ट में पीछे खड़े हैं? आयुष है। आयुष, कहाँ से हैं आयुष आप? यही प्रॉब्लम देहरादून से हैं आप। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं ये 2019 से, कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ लेते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? अब फिलहाल तो 4 से 5 घंटे होते हैं। 4 से 5 घंटे होते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा सा लगता है ना कि 4-5 घंटे पढ़ना और डेली पढ़ना थोड़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है थोड़ा सा? हाँ, शुरुआत में तो ऐसे ही लगता है, अभी फिलहाल तो। ये भी धारणा है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी जो अभ्यर्थी करते हैं वो एक लाइफ का एक पार्ट मिस कर जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक उस नौजवान होते हैं, एक उम्र होती है घूमने फिरने की, नए दोस्त बनाने की, तो कहीं लगता है कि उस पार्ट को या तो मिस कर रहे हैं या उससे मैनेज कर रहे हैं। नहीं, उससे तो मैं वैसे साथ में मैनेज करके ही चल रहा हूँ। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ज़रूरी भी है। ठीक है, मैं पीछे आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन्सी रोहानी है। मेरा प्रश्न ये है कि इस वक्त जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी कोचिंग दी जा रही होगी, हाँ जी। और कितना असर पड़ा है कोरोना काल के बाद आपकी तैयारियों में, और कैसे मैनेज करें इन सब चीज़ों को? कोरोना काल में हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमें उतना इफेक्टिवली समझ में नहीं आता था। हालांकि सर अच्छे से समझाते थे, लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था, हर चीज़ों में बढ़ जाता था ध्यान। लेकिन अभी जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है कोरोना लॉकडाउन के हटने के बाद से, तो थोड़ा फोकस ज़्यादा बन गया है स्टडीज़ में, और हमारी क्लासेस में बच्चे रेगुलरली भी आते हैं, और सारे कोरोना के गाइडलाइंस और प्रिकॉशन फॉलो करके हम अपने स्टडी प्रयास IAS सर्कल में अच्छे से पढ़ रहे हैं। कितनी फीस ली जाती है आपसे यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पर ईयर 55,000 का है पैकेज। ज़्यादा है या कम है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिस प्रकार का सर ज्ञान देते हैं उसके हिसाब से ये कम है। जैसा कि सर बोलते ही है कि क्योंकि सर हमें हर चीज़ की नॉलेज देते हैं, और ओवरऑल नॉलेज देते हैं, घर बाहर की भी और बाहर की भी सब। अच्छा, ठीक, बैठिए। देखिए, अब जैसे इसमें था कि घर बाहर एक वर्ड इन्होंने बोला, जो मैंने इंटरव्यू में बोला था कि गार्जियंस आते हैं, फिर लोकल रहते हैं, कितने भाई बहन हैं, बड़े हो तो तुम्हारी क्या लाइबिलिटी है। अब किसी का भाई खुद SDM है, ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं। अब वो छोटा है तो उसको हम इंस्पायर करने का अलग मटेरियल लेके आएंगे। किसी के फादर किसान है तो उसको इंस्पायर करने का अलग मटेरियल लेके आएंगे। किसी के फादर जो है बहुत रईस है, बिजनेसमैन है, तो उसको अलग से मटेरियलाइज करेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल सभी स्टूडेंट होता एक ही दीर्घा में है, सारा स्टूडेंट्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहता सब एक चीज़ है, और जबकि बैकग्राउंड अलग अलग है, तो इसमें फिर एक जैसा मोटिवेशन नहीं होता। इसलिए जो नैन्सी ने कहा कि पढ़ाते भी हैं और बताते भी हैं, वो उसी के कारण ऐसा होता है। सर, आपका एक YS रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके पीछे क्या आपकी मतलब वो थी, सोच थी, कैसे आपने इसको इस्टेब्लिश किया? और राजू जी, इसके बारे में ये है कि जब हम लोग इलाहाबाद में BSc में पढ़ते थे, तो BSc सेकेंड ईयर में हमने चूज कर लिया था कि मेरा सिविल सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होगा। जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ते थे, और साथ में एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एड भी। तो पब्लिक एड जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक स्टूडेंट के सामने, अभी भी मुझे पब्लिक एड पूरा आता ही नहीं है। मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि 3 महीने में कोचिंग कर लो समझ में आता, 6 महीने में कर लो। मैं तो इतने साल पढ़ गया, मुझे तो पब्लिक एड पूरा आया ही नहीं। हमने कहा जो विषय आया नहीं वो बचा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ो मत। 2002 तक मेरे साथ सिविल सर्विसेज में था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। 2014 आते आते जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आई, मोदी गवर्नमेंट, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में तब तक हम समझदार भी कुछ हो भी गए थे ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में जुगाड़ू काम बहुत होता है, रिसर्च फोकस्ड नहीं होते लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3.25 करोड़ हर साल ग्रेजुएट निकलते हैं, 55 से 60 लाख लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD भी कुछ % बढ़ा है, करते हैं जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा आई हैं। 998 विश्वविद्यालय सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पूरे UGC पे जाया जाए, उसकी वेबसाइट पे तो मिल जाता है। लेकिन डिग्रियां जिस तरीके से बांटी जाती हैं उस तरीके से विकास उनकी थीसिस से देश में दिखता नहीं। तो हमको लगा कि रिसर्च में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च को इनिशिएटिव लेना चाहिए।
जैसे सचिवालय में कार्यप्रणाली कैसे हो, पुलिस प्रशासन में कैसे सुधार आए, बच्चों में कैसे सुधार आए, युवाओं में जो कैरियर भटका हो उसको लेकर के क्या किया जाए। तो हमें लगा एक काउंसलिंग सेंटर के तौर पर रिसर्च सेंटर को आगे बढ़ाओ। और वही एक बड़ा कारण भी रहा राजीव जी कि हमने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों पर आर्टिकल्स लिखे और बहुत अच्छे अच्छे अखबारों ने अप्रिशिएट किया। मैं उसी पे आ रहा, आप आर्टिकल लिखते हैं, आपके मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े भी हैं। आपके आर्टिकल ज़्यादातर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ही जाते हैं। अभी आपने उत्तराखंड में जो बजट हुआ था उस पर भी कहा था कि यहाँ जनता के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बजट देखकर आपकी ये धारणा क्यों बनी कि बजट जनता के लिए कुछ नहीं है? मतलब एक ऐसा होता ना कि अब जैसे आपका 57,000 करोड़ का बजट है, आपके पास इनकम भी नहीं बता पा रहे हैं कि आएगा कहाँ से। 43-44 हज़ार करोड़ मुश्किल से बता पा रहे हैं, तो 12-13 हज़ार करोड़ का लूप होल तो पहले ही दिख रहा है। और ऊपर से ये सर्विस सेक्टर का प्लेस है, एग्रीकल्चर सिकुड़ चुका है, 1 लाख हेक्टेयर लैंड यहाँ कम हो चुकी है एग्रीकल्चर, जंगल उगाए हैं खेत से, पलायन रुक नहीं रहा है। स्वास्थ्य से लेकर के जितने भी और समस्याएं, उत्तराखंड जस का तस, हालांकि विकास हुआ होगा, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ 20 साल, लेकिन जो प्रतिशत चाहिए, जो औसत चाहिए, अगर उसकी कमी रह गई है तो फिर जनता को तो बजट आते रहते हैं। हमारा एक क्वेश्चन रहता है राजीव जी हमेशा कि हर फरवरी, हर मार्च, स्टेट मार्च में, फरवरी में 1 फरवरी को देश में बजट आता है, लोग अगले बजट की चर्चा करते हैं। एक बार ये भी पूछो कि पिछले बजट का क्या हुआ। तो पिछले बजट के आधार पे हमने कह दिया कि फिर भी क्या हाथ आएगा, कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। ऐसे 2 दिन चर्चा होगी, टीवी डिबेट हो जाएगा, अखबार में छप जाएगा, बाकी सरकार को जो करना वही करती रहेगी। जी 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 जी। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? रिया। रिया, ये बताइए कि जब यहाँ पर सर आपको तैयारी करवा रहे हैं पीसीएस की या यूपीएससी की, तो कैसे सर बताते हैं, मतलब कि क्या इनका तरीका है पढ़ाने का, आंसर राइटिंग को लेकर और इंटरव्यू को लेकर? सर जो हम जैसे यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं सर, हमें बहुत सारी नॉलेज है, सर हमें बताते हैं, मतलब हमें बहुत नॉलेज देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, मतलब सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं कि इसलिए हमें यहाँ पे कोचिंग आने से पहले नहीं पता था कि वैसे बहुत सारी कोचिंग है देहरादून में कि हम कहीं जा सकते, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ ये कोचिंग मतलब सर इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, बाहर का भी और उसको भी गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है सबकी नॉलेज देते हैं सर यहाँ। बेसिकली ये बच्चे जैसे होता ना कि कुछ शब्द होते हैं जिसको सबको ढाल पाना थोड़ा वक्त लगता है। बात ये जो कहना चाह रही हैं कि अब मैं तो अपने लिए अच्छे मान के चल रहा हूँ कि हमारी तारीफ कर रही हैं। और ये जैसे आपने कहा लेखन को लेकर के तमाम, आपने राजीव जी मैं बताऊँ इन स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह समझ है कि हमारा वसूल ही है कि लिखने में हिट तो यूपीएससी में फिट। अगर आपको लिखना नहीं आता है, किताब पूरा घोंट डालिए, मैं लिख के दे देता हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बात कह नहीं पा रहे हैं, हम कहते हैं आप अपने इस ज्ञान का क्या करेंगे। दाल बनाने में तो न्यूटन का नियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि ज्ञान का उपयोग यूपीएससी के सवालों को संतुष्ट करने में इस्तेमाल करना है, और वो बिना लेखन हम ये लोग को मैं आपको बताऊं यूपीएससी के तर्ज पर मैं मेंस की कॉपियां भी छपवाया हूं, इनसे टेस्ट लेता हूं उस पर। और अभी तक इनसे पूछ लीजिए, नवंबर से इनकी क्लासेस शुरू हुई हैं, 10 नवंबर से, लेकिन एक भी स्टूडेंट कह दे कि अभी तक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने लिया हो। जब भी टेस्ट लिया पेपर कॉपी दिया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया, जबकि जनरली लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। एक दिन अभी हम 1-2 दिन पहले बोल रहे थे कि आप लोगों का टेस्ट हम जो है इस बार ऑब्जेक्टिव भी लेंगे सब्जेक्टिव के साथ। तो इनको लेखन की ओर ही लेके चलते हैं। लिखना अगर आ गया तो यूपीएससी यूथ कैप्चर की थ्योरी पे काम करता है, कैप्चर नहीं करेगा गले लगाएगा। मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सर गुंजन पवार। गुंजन पवार। गुंजन, एक बात बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब साक्षात्कार की भी तैयारी करवाई जाती होगी, तो जब आप एक संस्थान का हिस्सा बनते हैं, पढ़ाई तो आप घर में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि साक्षात्कार के दौरान कैसे क्या परफॉर्म करना है। तो कितना ज़रूरी समझती हैं आप कोचिंग करना और कोचिंग ना करना? सर कोचिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम घर पर रहते हैं हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलना चाहिए जो कि हमें एग्जैक्टली होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं घर से, लाइक हम कोचिंग आते हैं, तो हमें बहुत कुछ आइडिया करने को, मतलब एक्सपीरियंस करने का हमें मौका मिलता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, सब बहुत सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, लाइक हमारे गुड गवर्नेंस डे पर भी प्रोग्राम कराया था, तो उसमें हमें बोलने का मौका मिलता है और उससे कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू में प्लस हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उससे। तो हमें
हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो जिससे कि वो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे वहाँ पर है हमारा मेंस का एग्ज़ाम देना, तो उसकी हमें यहाँ पे राइटिंग की अच्छे से मतलब स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं हमारी। सर हमें काफ़ी गाइडलाइंस देते हैं उससे रिलेटेड। प्लस जब हम यहाँ पर जो सर हमारे लाइक इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं, जो हमारी इनडायरेक्ट में लाइक सेमिनार के थ्रू हो जाती है। प्लस और भी लाइक 26 जनवरी पे सर ने हमारा प्रोग्राम कराया था, और एक बार सर ने संविधान के ऊपर हमारे डिबेट कराया था, तो उन सब के थ्रू हमें बोलने का एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस जो हमारी वोकैबुलरी है जो कि काफ़ी वीक होती है एज ए स्टूडेंट, तो वो भी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपसे ही मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि जब आप एक कोचिंग संस्थान से जुड़ते हैं तो एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाती होगी यहाँ पर, लेकिन जो छात्र किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो घरों में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग की दृष्टि से कोचिंग संस्थान से जुड़ना कितना प्रासंगिक आपको लगता है? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम एज ए साइंस स्टूडेंट को देखें तो उनका क्या होता है कि क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है हमारा ये टॉपिक है, हमने बायो का कोई टॉपिक है ये हमारा डायरेक्ट हम इस पर लिख देंगे कि क्या है ये। बट जब हम लाइक ह्यूमैनिटीज़, इसमें हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, और अगर हम देखें एथिक्स, तो सर वो हमें तभी आएगा जब हमें कोई पढ़ाएगा, हमें कोई प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे। लाइक सर हमें पढ़ाते हैं, वो हमें इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हर नॉलेज हो, तो वो हमें तभी आएगी जब हम कोचिंग में आएंगे, जब हम घर से बाहर निकलेंगे, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, वर्ड्स मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, बैठिए। डॉक्टर सुशील कुमार जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि कोचिंग करना कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़रूरी समझते हैं आप जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है या बिना इसके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? अब मैं अपना अनुभव से इसको बता सकता हूँ। मैंने अपने तैयारी के टाइम में कोचिंग को ज़रूरत मानता ही नहीं था। मेरा ये मत था कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं कोचिंग कराता हूँ तो मेरे विचार बदल गए। हालांकि मैं 1996 में बावजूद इसके कोचिंग लिया था, लेकिन 2002 में लास्ट टाइम जब आ रहे थे, अलग लास्ट टाइम नहीं था, उसमें 73 के हिसाब से देखें तो 1996 23 साल उम्र थी। लेकिन जब हमने कोचिंग कराना शुरू किया तो हम आज भी ये कहते हैं, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो वरना सब्र कर लो। सिविल सर्विसेज ज़रूरी नहीं है, बिना सिविल सर्विसेज के लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मन है और वक्त तुमको कहीं ना कहीं इजाज़त देता है, तुम्हारी फीस, तुम्हारी कैपेसिटी इजाज़त देती है, तो आओ ना प्रयास आईएएस में। और अगर इजाज़त नहीं देती है तो ले जाओ ना गाइडलाइन, कैसे करें घर पे बैठ के तैयारी। घर बैठे तैयारी ऑनलाइन क्या है, यूट्यूब में जाइए, घर बैठे तैयारी, दुनिया भर का मटेरियल है यूट्यूब पे। अब हमारा मत यह है कि कोचिंग वक्त, समय और संसाधन को बचाता है। क्या पढ़ना है, बच्चे सीख तो लेते हैं सेल्फ स्टडी से भी, लेकिन साथ में क्या नहीं पढ़ना है को उससे ज़्यादा पढ़ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो पढ़ लेते हैं ज़्यादा। मैं आप भी के एक स्टूडेंट के पास जाना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? जैसे सर ने कहा, सर की बात से आप सहमत हैं या आपका कोई अपना परसेप्शन है? आपसे पूछना चाहूँगा व्यक्तिगत कि कोचिंग करना कितना ज़रूरी है आज के वक्त में और कितना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो छात्र भी हैं जो मतलब आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या मानती हैं कि इस वक्त कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है या नहीं है? सर कोचिंग करना ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमें घर पे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है जो कोचिंग में आके मिलता है। एंड जो नॉलेज हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं वो हमें वहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे हमें मटेरियल तो मिल जाता है, बट वो नहीं आता है, वो हमें उतनी नॉलेज नहीं मिलती है जितनी हमें कोचिंग में आके मिलती है। सो ये तो है ही कि कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपको लगता है कोचिंग इम्पोर्टेंट है? यस। ठीक है, मतलब आपका काम आसान हो सकता है। यस। कोचिंग में आपका काम आके आसान हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ काम इनका टफ भी कर देते हैं कोचिंग वाले। कंटिन्यू करेंगे। कुछ काम इनका कोचिंग वाले टफ इसलिए कर देते हैं कि जो काम इनका है वो भी कोचिंग वाले करने लगते हैं। अच्छा, जैसे स्टूडेंट पूछेगा सर किताब भी देते हैं, हमने कि किताब तो यार दुकानदार देगा। कई लोग किताब भी दे रहे होंगे। लेक्चर देना, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है बाकायदा, उसका फीस लिया जा रहा है उसका, तो अब कोचिंग का फीस तो ले रहे हैं, लेक्चर जो आप डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोचिंग संस्थानों की कोई कमी नहीं, भरमार है। मुझे आपके यहाँ का तो नहीं मालूम, अभी तक मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन कोचिंग की फीस अलग ली जा रही है, स्टडी मटेरियल की फीस अलग ली जा रही है। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद ड्रेस कोड भी चालू कर देंगे। आप देखिए ड्रेस पहन के आइए। अब मैं बता दूं,
हम इनसे एक बार जो फीस के लिए बोलते हैं, उसके बाद क्या टेस्ट होता है, क्या मटेरियल देते हैं, क्या करते हैं, उसमें कोई फीस नहीं होती। हम देखिए, हम प्रोफेसर हैं, हमने अपनी पढ़ाई करके इनको पढ़ा रहे हैं। इतनी नैतिकता अगर मेरे अंदर स्वयं नहीं है अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ कि साहब हम एक पढ़े लिखे समाज में का नेतृत्व करते हैं और विद्यार्थियों के बीच में अपने फीस से ज़्यादा किस बात का हक मांग रहे हैं आप? फोटो स्टेट का 2 रुपया दे दीजिए, फलाना के दे, आपने आदमी बैठा रखे। मैंने बोला ना, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये तो पीसीओ की तरह चल रहा है। एक दिन तो लगेगा कि मेरे मोबाइल से फ़ोन किया, उसका भी 2 रुपया दो। अच्छा, जैसे कि आपका संस्थान है, यहाँ पे बहुत नाम है प्रयास स्टडी सर्कल का देहरादून या पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो जैसे कुछ लोग पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो गरीब पृष्ठभूमि से छात्र छात्राएं आते हैं, क्या प्रयास ने उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी, जैसे कि फ़ीस में कुछ कमी करी हो या कुछ यहाँ पे देहरादून में रहने के लिए कुछ भी उनके लिए व्यवस्थाएँ प्रयास की तरफ से कुछ ऐसी पहल? हाँ, हमारा अपना कोई निजी हॉस्टल नहीं है, लेकिन कई हॉस्टल से हमारे सीधे संपर्क रहते हैं। और राजीव जी बहुत आराम से बता दें, वो हॉस्टल के लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको इतना % हम आपको दे देंगे। हम कहें कि अगर आप मुझसे संबंध रखना चाहते हैं तो जो बच्चों की फ़ीस, जैसे मान लो कोई कहता है हम 6,000 रुपया सर इनको रहने खाने का लेंगे, हम कहते हैं आप इनको 5,500 कर दो, मुझे नहीं चाहिए। हम तो बच्चे से फीस ले ही नहीं पड़ा, हमको कमीशन नहीं चाहिए। हमको बच्चों का जो एक हमसे जो उम्मीद लगा के आते हैं उनको एक आसरा मिल सकता है। एक तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ हमारा कोई लेना देना। दूसरा चीज़ कि बच्चों के जहाँ तक फीस का सवाल है, आपका परिवार किसान का हो, किसान परिवार से हो, माता पिता आर्मी सर्विस में हो या पिता वगैरह, या शहीद हो गए हों, या आप गरीब हों, 10,000 फीस हम लेते ही नहीं हैं, कम कर देते, खुले आम है ये सब बैठे हुए हैं। दूसरा, जैसे माना आपने ये पढ़े, ये SDM हो गए, अब ये अपने भाई को भेज रहे हैं, तब भी वहाँ मैं एक फ़ीस थोड़ा कम कर देता हूँ। और ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशनली इसी में निःशुल्क भी पढ़ने वाले बैठे हैं, निःशुल्क भी, जिनसे 1 रुपया भी शुल्क नहीं। ऐसे बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए जो निःशुल्क? हाथ खड़े तो हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा भी है तो अच्छी बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जिनके अंदर बहुत नॉलेज होता है, जो कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो ऐसे कोचिंग संस्थान जो कि एक नामी कोचिंग संस्थान होते हैं, उनका एक फ़र्ज बनता है, एक नैतिकता भी बनती है कि ऐसे छात्रों के लिए कुछ व्यवस्थाएँ करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिले और वो भी अपना भविष्य संवार सकें। मेरा सुशील कुमार जी आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आप एक वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं, बहुत से आपके समाचार पत्रों में लेख छपे हैं, तो कौन से वो लेखक हैं जिनसे आप प्रेरित भी हैं, जिनके साथ आपने मिलकर लिखा भी है? तो कहाँ से ये प्रेरणा आई, कुछ बताएंगे इस बारे में? असल में मैं आपको बहुत पते की बात बताऊं कि मैं जर्नलिस्ट, मैंने सोचा अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। अच्छा। और ये जर्नलिज्म का जो कह सकते हैं कि एक बुखार था, ये सिविल सर्विसेज के दौर में था, और उस दौरान हमने मारवा स्टूडियो में जाकर ट्रेनिंग भी लिया इसका, TV जर्नलिज्म का। हालांकि वो मेरा हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मैं लेखन में, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया, कि मैं लेखन को लेकर के बड़ा कमिटेड रहा। और लेखन में जैसे मैं बोलूँ, एकेडमिक बहुत लोगों से भेंट होती है, जैसे IIMC के जो डायरेक्टर जनरल हैं, हम वो एक पेज पे भी छपे हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी के साथ। अच्छा। हम लोग एक साथ छपे या ऊपर नीचे रहे हैं कहीं, बट एक अखबार में साथ हैं। अगर संजय द्विवेदी जी से आप जिक्र करेंगे तो वो शायद ध्यान आएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ, कोई सुशील कुमार सिंह भी देखा हुआ नाम है। और ऐसे तमाम और भी लेखक हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। एक बार तो मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर का लेख, जब अटल जी का देहांत हुआ था, हाँ, कैसे मान जाऊं कि मेरे अटल जी नहीं हैं, ठीक उनके लेख के नीचे मेरा लेख छपा था, एक राजनेता जो राजधर्म सिखाता था। अच्छा। ठीक मोदी साहब के ठीक नीचे मेरा लेख। तो ऐसे हो जाता, हालांकि इससे कोई नहीं, लेकिन मतलब चूंकि DG साहब जो IIMC के हैं, चूँकि उनका जिक्र मैं इसलिए किया कि आप लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है चर्चा करेंगे तो उनको ध्यान आएगा कि मैं। हाँ सर, आपकी एक पुस्तक है भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे? किस तरह से वो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक है? पहले मैं किताब देता हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पुस्तक पहले आप ले लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये है भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक समसामयिकी विवेचन, जी, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग।
दरअसल यह पुस्तक जो है बहुत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समसामयिक घटनाओं का ही इसमें वर्णन है, लेकिन समसामयिक घटनाओं के वर्णन के साथ इसके इतिहास का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो यह मैं प्रतियोगियों को ध्यान में रख करके, और कुछ हम लेखक हैं तो अपनी भी कुछ अस्तित्व बना रहे इसको भी ध्यान में रखकर, और कुछ कह सकते हैं कि इसका जो पूरा आवरण है प्रतियोगिता के बदलते आयाम को ध्यान में रखकर हमने लिखने का प्रयास किया, और ये काफ़ी मतलब पाठक इसको पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आज हम आप लोगों से जुड़े, और जो छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी देहरादून में काफ़ी सालों से करा रहे हैं और एक योगदान दे रहे हैं शिक्षा के जिस क्षेत्र में, तो इसके लिए आप सम्मानित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहेंगे कि आगे भी इस तरीके के आयोजन होंगे, हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, राजीव जी को स्पेशली, जो आपकी टीम है उन सभी को, और जो सामने प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद।